अपने माइक को क्लोज करो बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको स्क्रीन दिख रहा है? मेरी आवाज भी आ रही है? ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन आज। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी अभी नई नए आए हैं बच्चे, अभी अभी ज्वाइन किए हैं, वो जय हनुमान जी कर दो चैट बॉक्स में, तो उससे आपकी एक तरीके से अटेंडेंस भी हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमने चैप्टर खत्म कर दिया था। आपको अब नेक्स्ट जो मैंने बताया कि आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, मोस्ट प्रोबेबली हम कल थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे मैसेज कर दें माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर। इसमें एक चैट बॉक्स होता है, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। तो वो आप मैसेज कर देंगे तो जो मैसेज आ जाएंगे मैं उनके डाउट्स ले लूंगा, वही वाले डाउट्स ले लेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब सब लोग ध्यान से सुने, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये उसका एप्लीकेशन इसमें आएगा जो आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ा है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑब्वियसली आना चाहिए, तभी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे मान लेते हैं कि इफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी वन है। ये हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखा है कि मान लो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल अगर जी ऑफ एक्स प्लस सी वन है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लिमिट्स लगा देते हैं। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लगा रहा हूं तो ये वाली जो वैल्यू आती है ये किसके बराबर आती है? इसको हम पहले इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करके तो हमारे को क्या मिल जाएगा? जी ऑफ एक्स मिल जाएगा। और ए को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, बी को हम बोलते हैं अपर लिमिट। तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाती है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ठीक है। ये आप हमेशा नहीं कर सकते हो, ये आप तभी कर सकते हो इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इज, if and only if f of x is continuous in, f of x is continuous in open interval a to b और से close interval a to b। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, तो ये आपको मतलब नहीं पता होगी। अगर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल हम ले रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स जो है वो ए टू बी में कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस नहीं होगा तो आपको उसको ब्रेक कर करके सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा हम एग्जाम्पल्स में भी देख लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अगर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी वन है, इसका मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इस फंक्शन का जी ऑफ एक्स है, तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए होगा, प्रोवाइडेड एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए टू बी। अच्छा, एक जब मैं ऐसा लिखता हूं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये आपको ध्यान रखना है ये एक्स इज इक्वल टू ए है और ये एक्स इज इक्वल टू बी है। जैसे मान लो अभी मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, ये बस अकेला आपको ये इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करने को दिया हुआ है। तो जो ये वेरिएबल होता है ना, अगर ये एक्स वेरिएबल है तो ये एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, अब मान लो मैंने ऐसे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स डी ऑफ जी ऑफ एक्स और यहाँ पर ए टू बी है, तो ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू होगी और ये भी जी ऑफ एक्स की वैल्यू होगी, मतलब एक्स वन एक्स टू मिल जाएंगे ना आपको। तो लोअर लिमिट, अब जब यहाँ पे डी एक्स लेकर आओगे तो यहाँ पर एक्स वन की वैल्यू आएगी, यहाँ पर एक्स टू की वैल्यू आएगी। कहने का मतलब है जो डी के अंदर वेरिएबल टर्म है, मतलब एफ ऑफ एक्स डी ऑफ समथिंग होगा ना, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स अगर है तो ये जो लिमिट्स होंगी वो एक्स की लिमिट्स होंगी। अगर डी ऑफ जी ऑफ एक्स है तो यहाँ पे जो लिमिट्स होंगी वो जी एक्स की लिमिट्स होंगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, अब आते हैं
नेक्स्ट जो मेरे को पॉइंट आपको बताना है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या करता है। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट क्या करता है, ये ज्योमेट्रिकली दिस ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स द एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बताता है ये, बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बिटवीन लाइंस x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b कंसिडरिंग साइंस। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो है कंसिडरिंग साइंस, कंसिडरिंग साइंस ऑफ एरिया। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली क्या, अभी इसको चेक कर लेते हैं। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमें ज्योमेट्रिकली क्या बताएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एरिया बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बिटवीन द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, एंड एक्स एक्सिस भी आएगा साथ में, एंड एक्स एक्सिस। तो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो एक्स एक्सिस के साथ एरिया बनाएगा बिटवीन द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो मैंने आपको बोला कि -2 to 3x dx को इंटीग्रेट करना है। अब पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भाई x -2 से 3 में कंटिन्यूस है कि नहीं है। ये ना बाय डिफॉल्ट आपको ऐसे ही सोचना है, -2 से 3 में x कंटिन्यूस है कि नहीं है, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर आप ये नहीं भी सोचोगे तो आपको स्लोली जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। हम हर चीज और हर क्वेश्चन में हम ऑटोमेटिकली इस चीज को चेक करते हुए चलेंगे। तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रल -2 से 3 में अब आपको पता है कंटिन्यूस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख दोगे, -2 से 3, फिर अपर लिमिट डालोगे तो आ जाएगी 9/2, लोअर लिमिट डालोगे तो कितनी आ जाएगी -4, -2 का होल स्क्वायर आएगा ना, तो क्या बन जाएगा वो, -2 का होल स्क्वायर आपके पास 4 ही बन जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी ये 5/2। समझ आ गया होगा ये। पहले 3 पुट करोगे, -2 का होल स्क्वायर 4 ही बन जाएगा, तो 9 - 4/2 5/2 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको ना उससे ज्योमेट्रिकली चेक करते हैं कि भाई ज्योमेट्रिकली ये कैसे बिहेव कर रहा है। तो मान लो ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस है, ये -x एक्सिस है, -y एक्सिस है, ये 0 है। ठीक है, हमें अब लाइन दी हुई है y इक्वल टू x, तो हमने ये ड्रॉ कर दिया y इक्वल टू x, ये मान लेते हैं ये लाइन होगी हमारी y इक्वल टू x। हमें अब एरिया निकालना है, कहां से कहां तक, -2 से लेके 3 तक। तो -2 से 3 तक मान लेते हैं ये हमारा -2 वाला लाइन है। ठीक है, और ये 1 2 यहाँ पे 3 बना देते हैं। अब आपको एरिया कौन सा निकालना था, ये क्या बता रहा था, जो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, मैंने आपको क्या बताया, क्या रिप्रेजेंट करेगा वो, एरिया कंसीडरिंग साइंस। ठीक है, तो कंसीडरिंग साइंस कहने का मतलब है अबव एक्स एक्सिस जो एरिया होता है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, बिलो एक्स एक्सिस जो एरिया होता है उसको नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। एरिया एक्चुअली में ना एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसको साइन के साथ ही कंसीडर करना पड़ता है। आप वेक्टर्स में भी जाएंगे तो देखेंगे, यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं कि अगर अबव एक्स एक्सिस है तो इस एरिया को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। अगर बिलो एक्स एक्सिस है तो इस एरिया को हम क्या करेंगे, नेगेटिव मानेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। बट मान लो मैं बोलता अगर एरिया वाले चैप्टर में चले जाएंगे, उसमें बोलेंगे कि भाई ये एरिया कितना है, तो उसमें दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, टोटल एरिया बाउंडेड निकालते हैं, तो उसमें एरिया का मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक तो ये वाला एरिया निकालेंगे, फिर हम ये वाला एरिया निकालेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। चलो करते हैं, तो मान लेते हैं इस एरिया को A1 और इस एरिया को A2। तो A1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कैलकुलेशन करो, ये 3 यूनिट है, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, 3,3 होगा, तो ये भी 3 यूनिट है, ये भी 3 यूनिट है, तो एरिया 1 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 3 तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, 9/2। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 9/2। A2 निकालते हैं, A2 कितना आ जाएगा, ये -2 है तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, -2। इसका एरिया अगर निकालेंगे मैग्नीट्यूड वाइज तो हाफ इंटू 2 तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है विच इज -2 to 3 f of x dx विच इज x dx here। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है ये क्या होगी, जो अबव एक्स एक्सिस है उसको ये पॉजिटिव लेगा, और जो बिलो एक्स एक्सिस है उसको ये नेगेटिव लेगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी। समझ आ गया। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या करता है, एरिया बाउंडेड लेता तो है एरिया बाउंडेड, बट उसको साइन के साथ कंसिडर करता है। अगर मान लो हम एरिया वाले चैप्टर में होते और मैं आपसे पूछता कि भाई इसका एरिया बाउंडेड निकालो, y इक्वल टू एक्स का बिटवीन लाइन x इक्वल टू -2 टू x इक्वल टू 3, तो आपका आंसर आता है 9/2 + 2, क्योंकि उस केस में हम क्या करते हैं, ये वाला एरिया भी लेते हैं और ये वाला एरिया भी लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं।
ठीक है, चलो ये तो अब आपको क्लियर हो गया, ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई सबको। जिसको भी नहीं क्लियर हुआ है तो मुझे बताओ चैट बॉक्स में, जिसको क्लियर हो गया है वो ऑल क्लियर कर दो। यहाँ तक जो भी बात मैंने अभी तक करी है, मैंने आपको दो चीजें बताई हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीन बताई हैं इनफैक्ट। ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी एक्स जो है इसका इंटीग्रल क्या आता है, जी ऑफ एक्स ए टू बी आएगा विच इज जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए प्रोवाइडेड एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। दूसरा मैंने आपको बताया जब मैं इंटीग्रल की लिमिट ले रहा हूँ एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये जो लिमिट होती है ये कौन सी होती है, ये लिमिट किसकी वैल्यूज होती है, जो वेरिएबल होता है, जो डी ऑफ एक्स होता है या डी ऑफ टी होगा, जो टी अगर डी ऑफ टी होगा तो टी की वैल्यूज होंगी, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बताया, ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, ज्योमेट्रिकली ये एरिया बाउंडेड रिप्रेजेंट करेगा कंसिडरिंग साइंस ऑफ द एरिया। ठीक है, अच्छा एक चीज और जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर इंटीग्रल ऑफ जीरो डीएक्स आ जाता है तो ये एरिया बाउंडेड जीरो रखता है, तो इसीलिए इसका वैल्यू जीरो आता है। ठीक है, जीरो डीएक्स की लिमिट कुछ भी लगा दो तो वो कौन सी हो जाएगी, वो तो एक कौन सी लाइन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ना, एक्स एक्सिस ही हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आप लिखते हो जैसे आपने लिख दिया y इक्वल टू जीरो तो वो एक्स एक्सिस ही हो गया, y इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस, तो एरिया बाउंडेड हमेशा जीरो रखता है, तो जीरो डीएक्स की इंटीग्रल को हमेशा हम जीरो बोलेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप एक एग्जांपल और करते हैं यहाँ पे। मान लो मैंने आपको बोला कि इसको सॉल्व करो, पाई टू टू पाई साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है। अब हम इसको ना डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व कर रहे हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने बताया, इस इन दोनों चीजों को ना ध्यान से समझना कि भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग का क्या मतलब है, कि अगर मैं ग्राफ से इसको रिलेट करने की कोशिश करूंगा तो कैसा बिहेवियर होगा, वो जो अबव एक्स एक्सिस वाला एरिया होगा उसको पॉजिटिव कंसीडर करेगा, जो बिलो एक्स एक्सिस वाला एरिया होगा उसको नेगेटिव कंसीडर करेगा। ठीक है, बट अगर हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए बस हमें एक चीज का रिक्वायरमेंट है, दो चीज का रिक्वायरमेंट है इनफैक्ट। पहला कि भाई वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा जो आपका वेरिएबल है उसकी वो लिमिट्स हैं। तो साइन एक्स कंटिन्यूअस है, साइन एक्स का इंटीग्रल कितना आएगा, माइनस कॉस एक्स, लिमिट लगा दो पाई से टू पाई, क्या वैल्यू आएगी, माइनस ऑफ कॉस ऑफ टू पाई, अपर लिमिट, देखो कोशिश क्या करो जो भी कांस्टेंट कांस्टेंट है उसको बाहर ही रखो। ठीक है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस ऑफ टू पाई कितना होगा हमारे पास, कॉस ऑफ टू पाई इज वन, कॉस ऑफ पाई इज माइनस वन, तो प्लस वन हो गया, तो इसकी वैल्यू माइनस टू आ जाएगी। समझ आ गया होगा सबको यहाँ तक जो भी मैंने बताया। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आते हैं प्रॉब्लम से, तो पहला प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने बोला 1 से 2 एक्स क्यूब डी एक्स है, बहुत ही सस्ते प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ा ही आसान है, सॉल्व कर देते हैं। एक्स फोर टू फोर एक्स क्यूब, क्या ध्यान रखना था, एक्स क्यूब जो होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए, 1 से 2 में कंटिन्यूस है, इंटीग्रेट कर दिया, एक्स की पावर 4/4 1 से 2, क्या वैल्यू आ जाएगी, 16 माइनस 1/4 15/4। मेरे को नहीं लग रहा है किसी को इसमें प्रॉब्लम होगी। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड प्रॉब्लम, 0 to 2 dx अपॉन, जो भी थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम आएगा आपको करने को देता हूँ, एक्स के प्लस dx अपॉन एक्स के प्लस 4। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब आपको समझ आ रहा होगा कि भाई अगर मेरे को इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं आते होंगे तो यहाँ पे तो आप अटके ही अटके। अब जैसे इसमें है क्या है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ये सिस्टर फॉर्मूला क्या होगा, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x/2। पहले ये देख लो ये वाला टर्म जो है ये कंटिन्यूस है 0 से 2 में, ये कभी ब्रेक नहीं होता ना क्योंकि हमेशा डिफाइंड है, तो 0 से 2 लिख दिया, क्या वैल्यू आ जाएगी, हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, तो ये टर्म आ गई, tan इनवर्स ऑफ 2/2 कितना हो जाएगा, पाई/4, तो ये पाई/8 माइनस 0 हो जाएगा, 0/2 भी बोल सकते हो आप इसको, तो पाई/8 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3। प्रॉब्लम 3 क्या है, 0 to इंफिनिटी साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा अब इसमें ध्यान से समझना, एक चीज और है इसमें ना। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल ए टू बी में, तो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए। सिमिलरली 0 to इंफिनिटी साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर है मेरे पास, तो जो आपका tan इनवर्स x, जो सब्स्टिट्यूशन को, अब आप इस प्रॉब्लम में क्या है, सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है। मान लो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता तो आप सब लोग बड़े आसानी से क्या करते, tan इनवर्स x को t मान लेते, करते ना ऐसे, tan इनवर्स x को t मान के सॉल्व करते। तो अब आपको एक चीज और क्या ध्यान में रखनी है कि भाई जो सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, जैसे इसमें हम tan इनवर्स x को t मानेंगे, इस सब्स्टिट्यूशन के ऊपर भी ये कंडीशन है दैट दिस सब्स्टिट्यूशन शुड बी कंटिन्यूअस इन
कंटिन्यूअस इन x 0 to x इंफिनिटी। ठीक है, तो टेंडिंग टू इंफिनिटी लिख देते हैं यहाँ पे। इसका क्या मतलब हो गया कि जो आपका सब्स्टिट्यूशन होगा उसको भी कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। देखो एक्चुअली ना ये आपको ना विद टाइम जैसे जैसे आप प्रॉब्लम करोगे ना आपको समझ आ जाएगा कि क्या गड़बड़ हो रही है। जब वो फंक्शन ब्रेक होता है ना तो हो सकता है उसकी लिमिट जो है वो आपकी मतलब जब आप ब्रेक हो रहा है तो उसी के बीच में कभी इन्फिनिटी को चलेगी कभी माइनस इन्फिनिटी को चलेगी, हो सकता है फंक्शन ही चेंज हो जाए। आप जब ब्रेक करने के बाद वो फंक्शन चेंज हो रहा होगा, आपने सेम ही फंक्शन ले लिया होगा, इस वजह से वो प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो हम उन क्वेश्चंस को बिना ब्रेक किए हुए भी करेंगे और ब्रेक करके भी करेंगे, तो आपको दोनों का आइडिया लग जाएगा। तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा वो सब्स्टिट्यूशन मेरा कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहां से कहां में, जो एक्स की लिमिट्स है वहां से वहां में। अब tan इनवर्स एक्स जो होता है इसका डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर होता है, ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो इसकी कोई भी दिक्कत हमें नहीं है, तो हम tan इनवर्स एक्स को टी मान सकते हैं। दूसरी चीज, अब ये जो लिमिट है ये किसकी है, x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखना इस प्रॉब्लम को कैसे कर रहे हैं। तो हमने tan इनवर्स x को टी मान लिया, डेरिवेटिव तो लेंगे नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे सॉल्व करते हैं, तो dx अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आपका किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो dx अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है इंटीग्रल में, तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ t, क्योंकि मैंने tan इनवर्स x की जगह क्या लिख दिया, t लिख दिया, dx अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, dt। अब आपकी खोपड़ी में ये बात आनी चाहिए कि भाई यहाँ पे वेरिएबल कौन आ गया, t, तो लिमिट आपको किसकी डालनी पड़ेगी, t की। समझ गए, क्योंकि आपने वेरिएबल चेंज किया है, आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो आपको लिमिट किसकी डालनी पड़ेगी, टी की। अब जब x जीरो होगा तो t किसके बराबर होगा, tan इनवर्स ऑफ जीरो के बराबर होगा। जब x इंफिनिटी होगा तो t किसके बराबर होगा, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी के बराबर होगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, sin t का इंटीग्रल माइनस कॉस टी। ठीक है, जीरो से पाई बाय टू टेंडिंग वैल्यूज आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको बता रखा है फंक्शन जो होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज ए टू बी पे या ओपन ए टू बी भी हो सकता है, ओपन पे भी कोई दिक्कत नहीं आती, वो लिमिटिंग वैल्यूज आ जाती हैं उसमें। तो ये इंटीग्रल बन जाएगा माइनस कॉस पाई बाय टू माइनस कॉस जीरो, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वन। ठीक है, तो इसका आंसर वन है। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ, यहां तक ये प्रॉब्लम समझ आ गया। नहीं समझ आया तो बताओ, और समझ आ गया तो इमोजी बना दो। ठीक है, काफी बच्चों को समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम 4। इसको करो, अब ट्राई करो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर जीरो टू एक्स टू टू, एक्स रेज टू पावर टू है, ठीक है, और थ्री एक्स माइनस फोर फ्रॉम टू टू एक्स टू थ्री। तो हमें सॉल्व करना है फ्रॉम जीरो टू थ्री एफ ऑफ एक्स जी एक्स। करो, सॉल्व करो इसको, इसकी वैल्यू निकालनी है जीरो टू थ्री एफ ऑफ एक्स जी एक्स। जिसका आंसर आ रहा है वो चैट बॉक्स में लिखो। नहीं आया अभी तक आंसर इसका।
नहीं 5 नहीं है। 7/6 is also not correct. 37/6 is correct। हाँ 37/6 सही है, पारस और साहिल का आ गया। ठीक है, चलो देखो करते हैं। कुछ बच्चों का आ गया है, बहुत बढ़िया जिनका आंसर आ गया है। देखो क्या करना है आपको, 0 to 3 f(x) dx है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन है ये देखो 2 पे एक तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पे ब्रेक हो रहा है ना, 2 पे एक डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे LHL निकालोगे तो 4 है, RHL निकालोगे तो 2 है, तो ब्रेक हो रहा है। अब ये कॉमन सेंस यही कह रही है, आप 0 से 3 में x² तो लिख ही नहीं सकते ना। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 से 3 में तो फंक्शन अलग अलग है, 0 से 2 में अलग फंक्शन है, 2 से 3 में अलग है। तो हमें तो क्या करना होता है, एरिया निकालना होता है, एरिया कंसिडरिंग साइंस निकालना होता है, तो कोई गड़बड़ है नहीं। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, 0 से 2 x² dx प्लस 2 से 3 3x माइनस 4 dx, ये लिखना है आपको बस। अब ये जो यहाँ पर जो 2 है, इस पर फंक्शन डिफाइंड हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको क्या बोला हुआ है, जो फंक्शन होना चाहिए 0 से 2 के बीच में कंटिन्यूअस होना चाहिए। 0 और 2 पे उसको कोई भी दिक्कत आती रहेगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रल निकालो, क्या वैल्यू आ जाएगी, x³/3 0 से 2 प्लस 3x² 2 माइनस 4x फ्रॉम 2 to 3। अब जब आप 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 0/3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे पुट करेंगे तो 3/2 इंटू, देखो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें क्या करोगे, 3/2 इंटू x² है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 9 माइनस 4, माइनस 4 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वाली टर्म आ रही है 8/3 प्लस ये आ गया 15/2 माइनस 4। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 45 आ जाएगा, माइनस 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 45 माइनस 8 विच इज 37 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारा आंसर आ गया। नहीं शैली, आपने कहीं गलत कर दिया है, वो 37 डिवाइडेड बाय 6 आएगा। ठीक है, बाकी लोग भी देख लो, इसका आंसर 37 डिवाइडेड बाय 6 है। आगे बढ़ते हैं, इजी सा प्रॉब्लम था, आपको समझ आ गया होगा, ब्रेक करके करना है। ठीक है, फिफ्थ प्रॉब्लम देखो। अब फिफ्थ प्रॉब्लम है मेरे पास -1 to 2 mod x dx। चलो इसको मैं बताता हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको बीच में करने को दूंगा। -1 to 2 mod x dx, ठीक है। अब mod x dx में क्या है कि हमारे पास जो फंक्शन है, आपको पता ही है इस टाइप का रहता है, वी शेप का ग्राफ रहता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी चेंज होती है, आपको -1 से 2 में लेके जाना है। आप इसको ना यहाँ से भी निकाल सकते हो, एरिया से भी निकाल सकते हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों एरिया पॉजिटिव ही है। ठीक है, आप डायग्राम से भी निकाल सकते हो, बट अभी हम वैसे निकालेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 से 0 माइनस एक्स डी एक्स, समझ आ गया ऐसे क्यों लिखा, 0 से 2 एक्स डी एक्स खुला हुआ है बेटा, -1 to 0 माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से 2 एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि -1 से 0 में जो फंक्शन होगा वो कैसे ओपन, एक्स में ओपन अप हो जाएगा, और 0 से 2 में क्या है, फंक्शन जो है वो एक्स में ओपन अप हो जाएगा। बात समझ आ गई। ये किसी ने कुछ और मीटिंग ज्वाइन कर ली है, 1 मिनट रुको। ठीक है, दोबारा से आते हैं। 1 मिनट चेक कर लो ये ऑन तो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -1 to 2 mod x dx, -1 से 0 mod x को मैंने कैसे लिख दिया अब, -1 से 0 में mod x माइनस एक्स में ओपन अप होगा, 0 से 2 में mod x एक्स में ओपन अप होगा। ठीक है, अब बस सॉल्व कर दो इसको, सबको समझ आ गया होगा ना, मॉड ओपन अप किया बेटा, बस जैसे सेम इससे पहले पीस वाइज फंक्शन को हमने ओपन अप किया था। तो -x² 2 फ्रॉम -1 to 0, x² 2 फ्रॉम 0 to 2, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, -1/2 बाहर रखो, 0 का होल स्क्वायर 0, माइनस -1 का होल स्क्वायर -1,
प्लस 1/2 इंटू 4 - 0। तो क्या वैल्यू आ रही है? 4/2 प्लस 1/2 विच इज 5/2। ठीक है, 5/2 इसका आंसर है। आप इसको यहां से भी देख सकते हो बहुत इजीली। ये एक्स होता है ना राइट हैंड साइड में, -x होता है तो -1, 1 है। तो ये वाला जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है अबव एक्स एक्सिस है, इसका एरिया पॉजिटिव आएगा, हाफ। ये छोटा ट्राइंगल जो है ये अबव एक्स एक्सिस है, इसका एरिया भी कितना आएगा? हाफ इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो 2 प्लस हाफ क्या वैल्यू देगा? 5/2। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम 6। अब ये खुद से सॉल्व करो। -4 to 3 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -4 dx। -4 to 3 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -4 dx। करो भाई सॉल्व। आंसर बताओ चैट बॉक्स में। -4 to 3 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -4 dx। एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ। बनी बात किसी की? नहीं, -25/3 नहीं आएगा। -41/3 भी नहीं आएगा। 7/3 भी नहीं आएगा। 34/3 इज ऑल्सो फॉल्स। आप सबका डिनोमिनेटर से ही आ रहा है बस, न्यूमरेटर गलत आ रहा है। नहीं दीपक, आपका भी गलत है, आदर्श का भी गलत है। अबे नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता ना, आप कॉमन सेंस लगाओ ना। मॉड है, मॉड से फंक्शन क्या होगा? अबव एक्स एक्सिस रहेगा। तो जब मॉडुलस से फंक्शन अबव एक्स एक्सिस रहेगा तो एरिया जो भी होगा पॉजिटिव आएगा ना, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। यूज गलत है 13/3। दोबारा ट्राई करो। लक्ष्य कुमार, तुम्हारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही गलत हैं। कृपेश्वर गलत है। गलत है वैभव।
चलो देखो करते हैं। तो अब इसमें इंटीग्रेशन है हमारे पास, नहीं अभी मैं बता रहा हूँ, गलत है दिव्यांश। -4 to 3 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -4 dx। ठीक है। अच्छा, इसके ब्रेकिंग पॉइंट पीयूष गलत है। इसमें इसके ब्रेकिंग पॉइंट कौन कौन से होंगे, मॉडुलस है ना ये। तो क्या क्या रूट आ रहे हैं, -2 और 2 आ रहे हैं, तो इसको ब्रेक करेंगे। आप इसको ग्राफ से भी कर सकते, ग्राफ बना के भी कर सकते हो। ग्राफ बना के एरिया तो आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। तो इसके ब्रेकिंग पॉइंट क्या आ रहे हैं, -2 और 2। तो मैं पहले लिख देता हूँ, -4 से -2 मॉड ऑफ एक्स के -4 dx, प्लस -2 से 2 मॉड ऑफ एक्स के -4 dx, प्लस 2 से 3 मॉड ऑफ एक्स के -4 dx। ठीक है। अब आपको मॉडुलस ओपन अप करना आना चाहिए। तो -4 से -2 में क्या करो, -3 लेके देखो। -3 पर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है ना, इसके बीच ऐसे करते थे ना मॉड ओपन अप करने के लिए, कि इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू ले ली। तो -3 पे पॉजिटिव है, तो -4 से -2 ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव आ रही है, तो ये ओपन अप हो जाएगा एज इट इज। -2 से 2 पे आते हैं, इसमें क्या होगा, 0 ले लो, ये नेगेटिव वैल्यू हो रही है, तो कैसे ओपन अप हो जाएगा, 4 - x के dx में। फिर 2 से 3 में कोई वैल्यू ले लो, से 2.5 पॉजिटिव रहेगा, तो ये ओपन अप हो जाएगा x के -4 dx में, 2 से 3। बस ये आपका प्रॉब्लम है, इसको कैलकुलेशन करना है आपको। चलो मैं कर देता हूँ, क्या बनेगा, x³/3 -4x, -4 से -2, 4x -x³/3 -2 से 2। ठीक है। प्लस यहाँ पे आ जाएगा x³/3 -4x फ्रॉम 2 to 3। पुट करते हैं, 1/3 टाइम्स ऑफ -8 + 64 -4 टाइम्स ऑफ -2 + 4। अब देखना आपने कहाँ गलती करी है, 4 टाइम्स ऑफ 2 - 2, तो ये 4 हो जाएगा। -1/3 टाइम्स ऑफ 8 + 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ 27 - 8 हो जाएगा, -4 टाइम्स ऑफ 3 - 2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 64 - 8, ये हो जाएगा 56/3। ठीक है। ये बन जाएगा +2, तो ये हो जाएगा -8 + 16 -16/3, प्लस ये बन जाएगा 27 और 8 19, तो ये बन जाएगा +19/3 -4। ठीक है। तो हमारे पास आ गया 56 56/3 +1 लिख देते हैं इसको, क्योंकि 19 - 16 कितना हो जाएगा, 3/3। ठीक है। 16 - 12 +4 और हो जाएगा, तो 56 + 15/3 ये आ जाएगा 71/3, जो कि इसका आंसर है। ठीक है। अब सब लोग ये लिख के बताओ कहाँ कहाँ मिस्टेक करी थी आपने, इसमें चैट बॉक्स में लिख के बताओ भाई, ऐसी ऐसी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, कैसे होगा। जिस जिसके आंसर गलत आए थे वो लिख के बताओ कि क्या क्या मिस्टेक करी उन्होंने। पीयूष आपने क्या करा, वैभव, दिव्यांश, कृपेश्वर। कोई भी मिस्टेक नहीं करी, तो आंसर सही नहीं आया ना तुम लोग का। ब्रेक गलत किया लक्षण है, ठीक है। वैभव करके कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो अब। ठीक है। तो ये चलो ठीक है, प्रॉब्लम 7 पे आते हैं। अब ये देखते हैं कौन करता है। थोड़ा सा इजी देते हैं, फिर इसके बाद मुश्किल वाला देंगे। 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx भी जिंट है यहाँ पे। ठीक है। इसको सॉल्व करना है, करो भाई जल्दी से आंसर निकालो, बहुत इजी है।
3, हाँ 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको ग्राफ से भी बताता हूँ, पहले आप इसको ऐसे देखो। जिंट कहाँ कहाँ पे ब्रेक होता है? इंटीजर पॉइंट्स पे। हाँ बहुत बढ़िया। 0 to 1 जिंट एक्स डी एक्स लिख दो, 1 to 2 जिंट एक्स डी एक्स लिख दो, ठीक है, 2 से 3 जिंट एक्स डी एक्स लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो 0 से 1 जिंट एक्स डी एक्स, 0 से 1 में जिंट की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो 0 डी एक्स का इंटीग्रल 0 से 1 में। 1 से 2 में जिंट एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1, 1 डी एक्स फ्रॉम 1 to 2। 2 से 3 में जिंट एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 2, तो 2 डी एक्स। 0 का इंटीग्रल 0, ये क्या आ जाएगा? 1 एक्स डी एक्स का इंटीग्रल एक्स आ जाएगा ना, तो 1 इंटू एक्स, लिमिट्स आ जाएंगी 1 to 2, 2x लिमिट आ जाएंगी 2 to 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 1 विच इज 1, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2 विच इज 2, तो आंसर इसका आ जाएगा 3। ठीक है, इसको अगर आप ग्राफ से करना चाहते हो, देखो 0 1 2 3, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाएंगे तो 0 से 1 में जिंट का ग्राफ क्या होता है? 0। ठीक है, 1 से 2 में क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, और 2 से 3 में ये 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 हो गया पॉइंट, ये 2 हो गया। अब आपको एरिया बाउंड्री निकालना है कंसिडरिंग साइंस, तो 0 से 1 में तो एरिया 0 ही है। ठीक है, यहां से 1 से 2 में एरिया ये कितना हो जाएगा? इसको ना टेंडिंग वैल्यू ही मान लेते हैं, ये 1 यूनिट है यहाँ पर और ये भी 1 यूनिट है, तो एक स्केयर बनेगा, स्केयर बनेगा विद साइड 1। तो क्या एरिया आ जाएगा इसका? 1 इंटू 1 विच इज 1। ठीक है, इधर आ जाते हैं, इधर एक ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि इसकी हाइट अब कितनी हो गई? 2। एरिया बाउंडेड हमेशा एक्स एक्सिस के साथ आता है। जब भी हम एक्स डी एक्स लिखते हैं, या मतलब जो भी फंक्शन डी एक्स लिखते हैं, उसका एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस आता है, बिटवीन द लाइन एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 1, और 1 to 2 और 2 to 3 ऐसे करके। ठीक है, जो भी लिमिट्स होंगी उसकी। तो ये एरिया जो आएगा ये कितना आ जाएगा? ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो ये वाला जो एरिया आएगा ये आएगा 1 इंटू 2 2। तो इन दोनों का सम, क्योंकि अबव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव लेंगे तो आंसर 3 आएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा सबको। 8th प्रॉब्लम पे आते हैं। 8th प्रॉब्लम है हमारे पास 1 to 2, ये करो आप खुद से। 1 to 2 एक्स की पावर जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर एक्स डीएक्स, ये सॉल्व करना है, ये जिंट है इसमें। ठीक है, 1 to 2 एक्स की पावर जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर एक्स। बताओ इसका आंसर निकाल के। प्रॉब्लम लिख लो पहले। 1 to 2 एक्स की पावर जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर एक्स।
बन रही है बात किसी की? देखो चलो मैं बताता हूँ। किसी ने इसको ब्रेक किया, वो बताओ मुझे कैसे ब्रेक किया है। मैं किया। 3/2 तो गलत आंसर है। साधना, तुम सबके गलत आंसर को लाइक करे जा रही हो, ऐसा मत करो। नहीं, 5/2 भी नहीं आएगा। अबे तुम पता नहीं, तुम्हारे पता नहीं दिमाग ही नहीं चलता है भाई, उसको थोड़ा सोचो तो सही कैसे करना है। ऐसा आंसर ही नहीं आएगा। 5/2 3/2 तो आएगा नहीं, पता नहीं कैसे कर रहे हो। करण आप बताओ आपने क्या किया, माइक ऑन करके बोलो। इन दोनों से अलग अलग लिख लिया, एक्स की पावर जिन टेक्स स्क्वायर, दोनों को अलग अलग कर लिया सर। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। उसके आगे का बता। और फिर सर 1 से 2 में सर जिन एक्स की वैल्यू सर 1 वही होती है ना 1। अबे वो एक्स स्क्वायर है ना वहां पे जेंट में, वहीं वहीं पे गलती हो गई सर। 1 ही रहती है वो तो 1 से 4 में हो जाएगा। सर जब 1 x से 1 रूट से 2 में। एक्स स्क्वायर 1 से 4 हो जाएगा ना। वो गलती हो गई सर। ओके ठीक है। और किसी ने जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा सोचाओ। सर ये राहुल, हाँ राहुल है यहाँ पे, वन राहुल, राहुल मंगला। हाँ आयुष आप बोल रहे थे, आयुष आप बताओ। सर ये 1.4 तक ब्रेक हो जाएगा, 1 से 1.4। 1.4 पे क्यों भाई? तो वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू वहाँ 1.9 समथिंग आएगी, तो वो 1 ही आएगी। अबे कैसा है भाई, √2, तेरे को √2 नहीं पता? √2 कुछ होता है जीवन में। देखो देखो इधर देखो, देखो आपने कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भी पढ़ा हुआ है कि जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है, माइक क्लोज करो बेटा अब अपना। ये जब x हमारा 1 से √2 के बीच में रहेगा, तो जो आपका एक्स स्क्वायर रहेगा वो हमारा 1 से 2 के बीच में रहेगा, ठीक है। और इसका जो जेंट होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फिर √2 से जब x आपका √3 रहेगा, एक्स स्क्वायर आपका 2 से 3 रहेगा, तो आपका जो जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब x आपका √3 से 2 रहेगा, एक्स स्क्वायर आपका 3 से 4 रहेगा, इसका जो जेंट होगा वो 3 हो जाएगा। तो आपको इन इंटरवल स्पेस को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 2 कहने का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर मेरा कहां से कहां जा रहा है, 1 से 4 जा रहा है, तो वो 2 पे, जब 1 से 4 जा रहा है तो 1 पे जो जो इंटीजर पॉइंट्स है, 1 तो एक एक्सट्रीम एंड पॉइंट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, इन सब पे वो ब्रेक होगा, तो आपको उसको वैसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो जैसे करण सिंह ने पहला स्टेप सही किया था, तो वो पहले एक बार लिख देते हैं, एक्स की पावर जेंट ऑफ एक्स के डीएक्स प्लस 1 to 2 जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर एक्स डीएक्स। तो पहले तो ये स्टेप लिख लो, ठीक है। अब इसको ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करोगे? पहले 1 से √2 में ब्रेक करोगे, तो जब आप 1 से √2 में ब्रेक करोगे, प्लस साथ में एक ही लाइन में लिख देते हैं इसको, 1 से √2 में इसको ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स की पावर
1 dx, ठीक है। फिर √2 से √3 में जब ब्रेक करोगे तो बन जाएगा x की पावर 2 dx। फिर जब आप √3 से 2 में इसको ब्रेक करोगे तो x की पावर 3 dx बन जाएगा, ठीक है। प्लस यहां पर आ जाएगा 1 से √2 में 1 की पावर x dx, क्योंकि 1 से √2 में x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 से 2 होगी, उसका जिंट 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर √2 से √3 में ये बन जाएगा 2 की पावर x dx, प्लस √3 से 2 में ये बन जाएगा 3 की पावर x dx। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ चैट बॉक्स में लिख के। यहां तक सब क्लियर है? लक्ष्य कुमार जी आपको क्लियर है? सबको भाई क्लियर है? ओके बेटा, ठीक है। शिवानी को भी क्लियर है, लक्ष्य को भी क्लियर है, तन्मय को भी क्लियर है, ठीक है। ओके, तो आपने क्या किया, इसको ब्रेक किया 1 से। अब आप समझ आ गए ना कि क्यों ऐसा ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि वो जो जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो √2 √3 पर भी ब्रेक होगा। बस अब खत्म हो गया प्रॉब्लम। एक्स डीएक्स का इंटीग्रल कितना है, अब यहां से फिर दोबारा से लिखते हैं इसकी वैल्यू। एक्स डीएक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 1 से √2, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब बाय 3 √2 से √3, प्लस x4/4 √3 से 2, ठीक है। 1 की पावर x 1 ही होता है तो उसका इंटीग्रल x 1 से √2, प्लस 2 की पावर x का इंटीग्रल 2 की पावर x बाय ln 2 √2 से √3, 3 की पावर x का इंटीग्रल 3 की पावर x बाय ln 3 √3 से 2। ये इसका आंसर हो जाएगा फाइन। इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसीलिए नहीं आता है, जैसे एक चीज मैं ये भी बता देता हूँ आपको, कहीं साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मान लो आप एफ ऑफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो ए टू बी में, ठीक है, तो आपके पास आता था जी ऑफ एक्स प्लस सी वन, है ना। फिर आप लिमिट पुट करोगे ए टू बी, तो ये आ जाएगा जी ऑफ बी प्लस सी वन माइनस जी ऑफ ए प्लस सी वन। तो वो सी वन दोनों तरफ से कट जाता है, तो वो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए बन जाता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसीलिए हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू ही आती है। क्या रिपीट करना है शैली इसमें, ये पूरा क्वेश्चन? देखो बेटा उसमें चैट बॉक्स में क्या रिपीट करना चाहते हो आप। देखो चलो मैं एक बार और बता देता हूँ। इसमें क्या था, 1 से 2 एक्स की पावर जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर एक्स डी एक्स था, ठीक है। तो जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ है, एक्स आपका 1 से 2 है तो एक्स स्क्वायर 1 से 4 जाएगा। तो आपको पता है जिंट के अंदर जो भी फंक्शन होता है, जहां जहां पे वो इंटीजर होता है वहां पे आपका फंक्शन ब्रेक होगा। तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अगर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका क्या मतलब हो गया कि भाई x आपका जो होगा वन, एक तो 1 से √2 पे ब्रेक होगा, ठीक है। x आपका 1 से √2 पे ब्रेक होगा, क्योंकि 1 से √2 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 जाएगी, और एक्स स्क्वायर वहां पे 2 होगा ना तो ब्रेक हो जाएगा। फिर x आपका रूट रूट √2 पे ब्रेक हो गया, फिर √2 से √3 पे, फिर √3 पे जाके ब्रेक होगा, क्योंकि वहां पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने इंटरवल बनाया 1 से √2, √2 से √3 और √3 से 2, फिर उसको ब्रेक करते हुए चले और उनकी वैल्यूज लिख दी। अब जब 1 से 2 होगा तो 1 से 2 में जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। 1 से √2 में, सॉरी 1 से √2 में जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1। √2 से √3 में जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। √3 से √4 में, √3 से √4 मतलब हो गया 2। जब x आपका √3 से √4 है तो x स्क्वायर आपका कहां से कहां हो जाएगा बेटा, 3 से 4। इसका जिंट लोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो वो लिख दिया हमने। सिमिलरली दूसरे वाले को भी ब्रेक किया वैसे ही और सॉल्व कर दिया। फाइनल आंसर मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। स्टिल अगर आपको नहीं समझ आया इसको दोबारा से देखें वीडियो को। प्रॉब्लम 9 पे आते हैं अब। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये वाला प्रॉब्लम करो अब। 1 टू ई की पावर x बाय एक्स 1 प्लस एक्स एल एन एक्स डी एक्स। चलो भाई बताओ, इजी प्रॉब्लम है, जल्दी से बताओ कैसे करना है। आंसर लिखना है आपको चैट बॉक्स में।
पारस गलत है, वैभव सही है। ठीक है, देखो ये प्रॉब्लम कैसे होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 टू ई की पावर एक्स, ठीक है, इसको अंदर ले जाओ x को, ये बन जाएगा ln x प्लस 1/x, ठीक है। तो अब देखो ये वही वाला रिजल्ट बन गया, e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx का इंटीग्रल, ठीक है। अब ln x तो डिफाइंड होता है 1 से e पे, तो हर एक वैल्यू यहाँ पर डिफाइंड है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ln x को t मान लेते हैं। तो ln x को अगर मैं t मानूंगा, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना, हमें पता तो चल रहा है उसका डेरिवेटिव भी तो है, तो डायरेक्ट लिख दो e की पावर x इंटू ln x। अब देखने पे समझ आ रहा है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, सो 1 से e, तो हमारे पास आ जाएगा e रेस टू द पावर e ln e माइनस e रेस टू द पावर 1 ln 1, तो ln 1 0 होता है, तो e की पावर e, ln 1 0 होता है, ln e 1 होता है, तो e की पावर e इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया होगा सब लोगों को। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10, इसको करो अब, 0 टू पाई बाय 2 रूट ऑफ कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा डी थीटा। आंसर बताओ इसका क्या आ रहा है जल्दी से चैट बॉक्स में। आए नहीं किसी का भी आंसर अभी तक। अदर्स थोड़ा सा गलत है आपका। 8/21 इज करेक्ट। एट बाई 21 इज करेक्ट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे होगा, इसमें आप क्या करो, कॉस थीटा को t मान लेते हैं, कॉस थीटा कंटिन्यूअस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो ये इंटीग्रल हमारे पास बन जाएगा 0 से पाई बाय 2 रूट ऑफ कॉस थीटा, इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। बस अब इसको सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो क्या होगा, रूट कॉस थीटा की जगह रूट टी आ जाएगा, साइंस के थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन थीटा डी थीटा की जगह डी टी आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। अच्छा, अब लिमिट्स का ध्यान रखना है कि कॉस थीटा इक्वल टू टी पुट किया आपने, तो यहाँ पे अब क्या होगा, डी टी आ गया, तो यहाँ पे टी की लिमिट्स आएंगी, तो कॉस ये थीटा की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो टी इक्वल टू कॉस जीरो इज 1,
cos पाई बाय 2 इज 0। तो आपका जो इंटीग्रल आएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ 1 to 0, ठीक है, t की पावर हाफ माइनस t की पावर 2 प्लस हाफ विच इज 5/2 dt। तो इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा माइनस ऑफ t की पावर 3/2 to 3/2, ठीक है, माइनस t की पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2। ये लिमिट्स को इंटरचेंज नहीं कर देना है, लिमिट्स जो जहां पर जो वैल्यू है उसी के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2/3, 0 - 1 माइनस 2/7, 0 की पावर 7/2 इज 0, माइनस 1 की पावर 7/2 इज 1 ओनली। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ, ये बन गया -2/3 प्लस 2/7। तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/3 माइनस 1/7। तो 7 - 3 इज 4, 8/21 इज द आंसर, ठीक है, जो काफी बच्चों का आगे है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम होगी 10th प्रॉब्लम, 11th प्रॉब्लम, ठीक है। 0 to 1 x टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर dx। करो, सॉल्व करो भाई, इसको आंसर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। अच्छा, क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहिए इसमें, ये बताओ मुझे, चैट बॉक्स में लिख के या माइक ओपन करके। 10 इनवर्स x को t। फिर बड़ा सा आंसर आ रहा है। तो ये आपने किया क्या बेटा? पहले तो उसे इंटीग्रेट कर दिया, पहले tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इनटू x स्क्वायर बाय 2 और माइनस में दूसरा इंटीग्रेशन 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर बाय 2। नहीं नहीं, ये कैसे लिखा आपने? आपने सबसे पहले क्या किया, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया इसको? तो उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस। क्या कुछ सब्स्टिट्यूशन किया आपने? बाय पार्ट्स लगेगा इसमें, क्योंकि ये डिफरेंट नेचर हो गया ना, x और tan इनवर्स x हो गया ना, तो बाय पार्ट लगेगा, जैसे आयुष जी बता रहे हैं। चलो देखो मैं करता हूँ, इसमें बाय पार्ट्स लगेगा। अगर आप बाय पार्ट्स लगाओगे तो इनवर्स की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, तो आप u मानोगे tan इनवर्स x के होल स्क्वायर को, ठीक है, और dv मानोगे x dx को, ठीक है। tan इनवर्स x कंटिन्यूअस होता है, x बिलोंग्स टू r के ऊपर x कंटिन्यूअस होता है, तो इसलिए कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, du लिखते हैं। du किसके बराबर आएगा, 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, और v किसके बराबर आ जाएगा, x स्क्वायर बाय 2। समझ आ गया होगा यहाँ तक तो?
ठीक है, तो अब जो आपका आई आएगा वो किसके बराबर आएगा, u इंटू वी आता है, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसकी लिमिट आएगी 0 to 1, क्योंकि ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाता है ना बाय पार्ट्स में, 0 to 1 माइनस वी डी यू का इंटीग्रल। वी डी यू का इंटीग्रल जब आप लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा 0 to 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 टैन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, माइक क्लोज करें बेटा जिसका भी ऑन है। तो अब अपने पास आ जाएगा i इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1/2 इंटू टैन इनवर्स ऑफ 1 इज π/4, तो पाई स्क्वायर बाय 16। 1/2 इंटू टैन इनवर्स ऑफ 1 कितना होगा, π/4, तो π/4 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस 0 इंटू टैन इनवर्स ऑफ 0 इज 0। ठीक है, अब एक इंटीग्रल हमारा सॉल्व हो गया, पाई स्क्वायर बाय 32 आ गया। एक मिनट, ठीक है, अगर आपने ऐसे किया था, अभी आगे देखो बेटा, ये वाली टर्म अब क्या बन जाएगी, माइनस ऑफ 0 to 1, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना है कि tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को dv मान लिया, नहीं तो दोबारा से आप वहीं पहुंच जाओगे, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। u अब ये वाले को p मान लेते हैं, ठीक है, तो ये तो अपना पाई स्क्वायर बाय 32 आ ही गया। अब जो आपका p इंटीग्रल है उसमें क्या करेंगे, p इंटीग्रल मान लिया 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x, उसमें वही दोबारा से वही करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, क्योंकि बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, स्टिल अब भी tan इनवर्स x है हमारे पास। ठीक है, तो u इज इक्वल टू हम मानेंगे यहाँ पे tan इनवर्स x, ठीक है, और dv मान लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। समझ आ गया होगा आपको, एक्स स्क्वायर में मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो du किसके बराबर आ जाएगा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो आपका v आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा x माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, तो आपका जो p होगा वो आ जाएगा u इंटू वी विच इज tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, लिमिट आ जाएगी 0 से 1 माइनस वी डी यू, तो माइनस वी डी यू आ जाएगा हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ 0 to 1 एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 0 to 1 tan इनवर्स x dx अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखो अब पूरा सॉल्व हो गया ये इंटीग्रल, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4, 1 माइनस π/4। ठीक है, 0 पे 0 हो जाएगा, माइनस इसको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो जगह हाफ ऑफ नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट आ जाएगी 0 से 1, प्लस ये टर्म को अगर आप t मानते हो तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, इसमें हाफ तो नहीं आ रहा था, ठीक है नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव नीचे बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to 1, तो हमारी p की वैल्यू आ जाएगी π/4 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस हाफ ऑफ ln 2, ln 1 इज 0, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 जो आएगा वो आएगा π/4, तो पाई स्क्वायर बाय 32 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये p की वैल्यू आ गई, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, i हमारे पास आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 32, क्योंकि ये पहली टर्म पाई स्क्वायर बाय 32 है ना, और उसमें से p को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें से p को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ π/4 प्लस पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस हाफ ln 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 32, तो ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, ये जो बची हुई टर्म है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो π/4 इसका आंसर आ रहा है पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस π/4 प्लस हाफ ln 2। ठीक है, सही आंसर है हमारा। ठीक है, समझ आ गया होगा आप सब लोगों को, जिसको नहीं समझ आया वो दोबारा से इसको वीडियो में देख लेगा। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और ये चैप्टर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से, और ज्यादा मुश्किल भी है। अभी तो आपको आसान आसान, आज पहला दिन है ना इसीलिए आसान आसान चीजें बता रहा हूँ, ताकि आप भाग ना जाओ। बहुत बच्चे जैसे भाग गए हैं, अटेंड नहीं कर रहे हैं क्लासेस। dx अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 बाई एक्स dx, अब ये सॉल्व करो, देखते हैं कौन कर पाता है। -1 to 1 d बाई dx ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 बाई एक्स dx। ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है, सोच के करना।
जिसका आंसर आ जाता है वो चैट बॉक्स में लिखो बेटा। आया किसी का आंसर? वैभव गलत है। कुछ मिस्टेक करी है तुमने। नहीं, साहिल आपका भी गलत है। देखो एक चीज समझते हैं यहाँ पे, अगर मेरे पास एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रल आता है तो ऑब्वियसली वो एफ ऑफ एक्स तो होता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपको, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस सी वन लिखते थे हम वहाँ पे, यहाँ पे सी वन नहीं आता है क्योंकि वो लिमिट में कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन अंदर बैठा हुआ है जिसका डेरिवेटिव आप ले रहे हो, ये जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। जीरो पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना, डिफाइंड ही नहीं है, वन बाई एक्स डिफाइंड ही नहीं है वहां पे। तो इसीलिए आपको ना इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इस इंटीग्रल को। इसको ब्रेक करके क्या लिखोगे, माइनस वन से जीरो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस ई की पावर वन बाय एक्स डी एक्स। और यहाँ पे क्योंकि डी एक्स लिखा हुआ है तो ये वैल्यूज जो है ये एक्स की ही हैं, ठीक है। प्लस जीरो प्लस से वन डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस वन बाई ई की पावर वन बाय एक्स डी एक्स। समझ आ गया होगा आप लोग को। जैसे मैंने बताया था कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, या जो भी इंटीग्रेंट प्रेजेंट है। अब जब एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं होगा तो उसका डेरिवेटिव तो कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। हाँ, आदर्श आपका सही है बेटा। तो अब इसको क्या करोगे, अब इसको क्योंकि आपने ब्रेक कर लिया, अब आपको टेंशन नहीं है, तो एफ डैश एक्स डी एक्स जो है अब ये इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा वन प्लस ई की पावर वन बाय एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू फ्रॉम माइनस वन टू जीरो माइनस, जीरो माइनस का ध्यान रखना है, जीरो माइनस एच होता है वो, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा वन प्लस ई की पावर वन बाय एक्स, जीरो से वन तक। तो अब वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस वन बाय एच, जीरो माइनस एच पुट कर दिया, माइनस वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस वन, ठीक है। प्लस यहाँ पे आते हैं वन अपॉन वन प्लस ई, ठीक है, माइनस वन अपॉन वन प्लस ई की पावर वन बाय एच, ठीक है। अब ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आप जानते हो, ये वाली वैल्यू जो है ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बन रही है, ई पावर माइनस इन्फिनिटी वन बाय ई की पावर इन्फिनिटी, वन बाय इन्फिनिटी जीरो को अटेंड करेगा, तो आएगा वन माइनस ई अपॉन ई प्लस वन, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस ई, ठीक है। और ये वाली वैल्यू हमारी बन जाएगी माइनस वन, क्योंकि माइनस वन बनेगी, वन बाय इन्फिनिटी जीरो बनेगी ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ रहा है। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, ये वन आ रहा था, ठीक है। ये बन रहा है ई अपॉन वन प्लस ई। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई प्लस वन एलसीएम में आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा ई प्लस वन माइनस ई प्लस वन, तो आंसर आ जाएगा टू अपॉन ई प्लस वन, ये इसका आंसर हो गया। देखो भाई, किसी को नहीं समझ आया तो बताओ,
इसमें इंपॉर्टेंट यही था जो आपको सबसे पहले बताया था कि भाई फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब ये डिसकंटिन्यूअस था, इसीलिए हमने इसको 0 पे ब्रेक किया। सबको क्लियर है तो इमोजी बना दो। अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा फिर। इंटीग्रेट बेटा एफ डैश एक्स डी एक्स था ना ये तो। एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ये देखो ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे लिखा है मैंने, तो सेम वही लगा दिया, वो तो इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस ये मेक श्योर कर दिया कि वो उस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, तो वो आपको मेक श्योर करना था। उसके बिना आपका आंसर क्या आएगा ना, गलत आ जाएगा। अब जैसे मान लो, हाँ एक चीज और बताते हैं यहाँ पे। मान लो अब आपने ब्रेक नहीं किया होता है इसको, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस ई की पावर 1/x डी एक्स आप लिख देते, और इसको ब्रेक नहीं करते, तो आप क्या करते, आपने ये देखा नहीं कि कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, क्या गड़बड़ है इसमें, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया होता 1/e⁴ और इसको लिख दिया था -1 से 1। अब देखो क्या चेंज आएगा आंसर में, तो आ जाएगा 1/1 प्लस ई माइनस 1/1 प्लस ई की पावर -1, तो आ जाएगा 1/1 प्लस ई माइनस e/1 प्लस ई। तो जो बहुत बच्चों का आंसर आया था वो यही आया था, कुछ बच्चों ने पहले ही आंसर दिया था ना। अब क्यों ये आंसर गलत है, क्योंकि ये x पर क्या हो रहा है, x इक्वल टू 0 पर ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम आ गया, ये 12 हो गया, 13 प्रॉब्लम। 13 प्रॉब्लम में क्या है, हमारे को एक एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है e की पावर -x प्लस 2 e की पावर -2x प्लस 2 प्लस 3 e की पावर -3x प्लस 4 e की पावर -4x प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमें ये निकालना है ln2 टू ln3 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/k। ये वाली वैल्यू निकालनी है, फाइंड k। ठीक है, ये निकालना है इस प्रॉब्लम में। एक फंक्शन दिया हुआ है e की पावर -x प्लस 2 e की पावर -2x प्लस 3 e की पावर -3x प्लस 4 e की पावर -4x ऑन टू इन्फिनिटी। एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल ln2 से ln3 दिया हुआ है 1/k, तो फाइंड k। आंसर बताओ क्या आ रहा है इसका। आपको आज शाम तक, अब आपको ना जो भी मेरे से बात टीम पे करें, माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी चैट बॉक्स होता है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा था। जो भी आपके प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 के इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के, इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं, इससे पीछे वाले चैप्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप चैट बॉक्स में लिख के भेज देंगे, ताकि मैं क्लास रख के उनको एक एक करके सारे जो भी बच्चों के डाउट होंगे एक साथ ले लेंगे। जैसे मान लो आपका अगर 15th डाउट है, तो डिस्कस तो जो भी बच्चों के होंगे वो सारे डिस्कस ऑर्डर में ही होंगे। 15 से पहले मान लो 5 डाउट है, तो पहले वो 5 डाउट डिस्कस होंगे, फिर हम 15 पे आएंगे। बट हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे, मतलब उसमें टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको ट्रिक्स बताते रहूंगा जिससे वो सॉल्व होंगे, तो हमारे प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो वो हम मोस्ट प्रोबेबली, अगर आपके आज सबके डाउट्स आ जाते हैं तो कल या परसों में उसको हम डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज पैकेज को जल्दी से जल्दी खत्म कर लें। क्या कर रहे हो, मुझे अच्छा हिंट बताओ, क्या कर रहे हो आप अटेम्प्ट क्या कर रहे हो वो बताओ एक बार।
सर फंक्शन में e की पावर -x से मल्टीप्लाई कर दिया एक बार, ओके, फिर उसे उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों ऐसा क्यों किया? तो उसी से आंसर इजीली आ रहा था। ये आपने ऐसा क्यों किया है कि पावर -x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे सर हो? वो मैं टर्म कैंसिल भी हो रही थी ना थोड़ी बहुत थी। अच्छा, इसलिए। और किसी ने? सर इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो जितने भी है पावर में x के कोफिशिएंट है 2 3 वो सब नीचे आ जाएंगे और वो जो e की पावर -2x के साथ 2 लग रहा है वो कट जाएंगे, तो ये सीरीज बन जाएगी e की पावर -x माइनस और आ जाएगा कॉमन e की पावर -x प्लस e की पावर -2x प्लस e की पावर -3x, तो ये इन्फिनिटी तक सीरीज बन जाएगी, फिर ये एक जीपी जीपी बन जाएगी। उस जीपी का सम देखो लिख लेंगे। बेसिकली सही बोल रहे हो एकदम। जो रागिनी ने बोला वो भी ठीक था, बट वो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा हमें। है क्या कि ये जो सीरीज बन रही है ना, ये एजीपी बन रही है। तो एजीपी में अगर आप देखो ना 1 2 3 4 जो है वो एपी में चल रहे हैं, और ई की पावर -x, ई की पावर -2x, ई की पावर -3x ये जीपी में चल रहे हैं। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास? एजीपी बन रहा है। अब एजीपी को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करते थे। तो उससे क्या होगा? आपका f(x) निकलेगा। तो वो भी तरीका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ज्यादा अच्छा इसमें यही है कि आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो। तो अगर मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट करूंगा क्या आएगा? ई की पावर -x बाय -1 ln2 से ln3, ठीक है, प्लस 2 ई की पावर -2x डिवाइडेड बाय -2। समझते हो ना? ई की पावर x का इंटीग्रल, ई की पावर kx का इंटीग्रल होता है ई की पावर kx डिवाइडेड बाय k। ये कहां से कहां तक आ जाएगा? ln2 से ln3, प्लस 3 ई की पावर -3x बाय -3, ये आ जाएगा ln2 से ln3। ऐसे चलता रहेगा ये इन्फिनिटी तक। अब देखते हैं आगे क्या बन रहा है। ये बन जाएगा -1 ई की पावर -ln3, ई की पावर -ln3 माइनस ई की पावर -ln2, -1 क्या आ जाएगा? ई की पावर -2 ln3, ई की पावर -2 ln2, ठीक है, प्लस माइनस सॉरी -1 आएगा यहाँ पे, तो इसको लिख लेते हैं -1 ई की पावर -3 ln3 माइनस ई की पावर -3 ln2 प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो अब ये वाली वैल्यू बन जाएगी -1 इंटू 1/3 -1/2, ठीक है, माइनस ऑफ ये बन जाएगा e की पावर ln ऑफ 3 की पावर -2, तो 1/3 की पावर 2 माइनस ऑफ ये 1/2 की पावर 2, ठीक है, माइनस ऑफ 1/3 की पावर 3 माइनस 1/2 की पावर 3 माइनस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो ये टर्म आपकी बन रही है -1/3 -1/3 स्क्वायर -1/3 क्यूब सो ऑन टू इन्फिनिटी, प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब सो ऑन टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमें इस इंटीग्रल को ही सॉल्व करना था और इसको 1/k के बराबर देखना था। तो इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 माइनस आर, माइनस कॉमन निकाल लो यहाँ से, 1/3/1 माइनस 1/3, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, तो इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी, k की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था 1/k के बराबर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा? ठीक है, एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये हो गया अपने 14 प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, अब आगे देखो 14 प्रॉब्लम होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इफ g of x इज इक्वल टू f इनवर्स x एंड g of x इज इक्वल टू f इनवर्स x है, ठीक है, f इनवर्स x एंड f of x हैज डोमेन x belongs to close 1 to 5, f of 1 is equal to 2 and f of 5 is equal to 10, then find the value of 1 to 5 f of x dx plus 2 to 10 g of y dy, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको चैट में मेरे को भेजना है माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, ठीक है। मेरे को लगता है सब कुछ क्लियर है जो मैंने आपको आज बताया। आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस क्वेश्चन को लिख लो, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। नोट्स, और अब सबको समझ आ गया ना? नोट्स आपके फाइल्स में रहते हैं, वीडियो जो आज का वीडियो रहेगा वो आपको ऊपर वाले टैब में दिख जाएगा। जो मैथमेटिक्स चैनल का 12th N1 N2 का मैथमेटिक्स चैनल है उसके ऊपर वाले टैब में
आपको दिख जाएगा। आपके जो फ्रेंड्स जैसे कुछ बच्चे हैं जो हमारे टच में नहीं है, मतलब जब से लॉकडाउन हुआ है पता नहीं उनके साथ कुछ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जो टच में नहीं है वो, तो प्लीज ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें। जैसे रविंदर हो गया, नवनीत हो गया, कि वो भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही गायब है, उन्होंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं। तो उनको इंटीमेट करने की कोशिश करें कि वो हमसे बात करें, अगर आपके टच में है। अगर आपके टच में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको मेरे को माइक्रोसॉफ्ट टीम में भेजना है। साथ में आपके जो भी डाउट्स हैं वो मुझे आप लोगों को मुझे भेजने हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम के चैट में, इंडिविजुअल चैट में भेजने हैं। ये नहीं कि भाई पोस्ट में लिखे जा रहे हो। तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स के पोस्ट है वहां पे नहीं करना है, आपको इंडिविजुअल चैट में जाना है। इंडिविजुअल चैट में जाने के बाद न्यू चैट क्लिक करके मेरा नाम लिख के वहां पे मेरे को चैट में भेजना है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अब जाने से पहले जय हनुमान जी कर दो और ये इमोजी बना दो। क्वेश्चन लिख लिया है तो आप जय हनुमान जी करके और ये इमोजी बना के जा सकते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मैंने गलत जगह डाल दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।